नमस्कार, अग्रविजन चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। और आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वदेश, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं भारत की, भारतीय संस्कृति की, कला की, उसकी परंपराओं की और उन महान विभूतियों की जिन्होंने भारत का मस्तक गर्व से ऊंचा किया। और आज हम जिनके बारे में बात करना चाह रहे हैं या इनके बारे में बात करेंगे, उन्होंने एक नारा दिया था, एक देश, दो निशान, दो विधान, दो प्रधान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जी हाँ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, एक महान क्रांतिकारी और राजनेता जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी खंडित भारत को अखंड और राष्ट्रीय एकता में बांधने के लिए। जी, इन्हीं के बारे में और जानकारी और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर नंद किशोर गर्ग। स्वागत है हमारे कार्यक्रम स्वदेश में। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वर्तमान में युवाओं के लिए कितने प्रासंगिक हैं? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मात्र 51 साल की उम्र में अपना इतना काम करके चले गए। जी, मैं समझता हूँ कि आज उनसे भी 1-2 साल बड़े लोग देश का नेतृत्व करने की सोचते हैं। उन दोनों को यदि कंपेयर करें तो पता चलेगा कि युवाओं के लिए कितना प्रेरणा स्रोत वो है। उनको तैयार किसने किया? कोई एक व्यक्ति एक जन्म में इतने काम कर ले। मैं समझता हूँ उसका श्रेय आशुतोष मुखर्जी, जो उनके पिताश्री थे, जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज भी थे और कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति थे। कई बेटे थे कि कई भाई थे, उन्होंने किसी को एडवोकेट के तौर पर तैयार किया, पर इनके लिए उनकी इच्छा थी कि ये शिक्षाविद बने और विज्ञान आधारित सोच इनकी हो। तो मुझे क्योंकि मैं डॉक्टर मुखर्जी स्मृति न्यास का सेक्रेटरी के नाते काफ़ी इन्वॉल्व रहा हूँ पिछले लगभग 20 साल, और उनके ऊपर हमने रिसर्च भी कराई। तथागत राय जो बाद में गवर्नर बने त्रिपुरा की, उन्होंने बहुत मेहनत करके 2 वॉल्यूम निकाले थे, जिसमें मुखर्जी परिवार के जितने भी बंगाली ब्राह्मण हैं, मोस्टली उत्तर प्रदेश के कन्नौज के आसपास से गए, वो भी ट्रेस करके हमने सारा दिया। पर ये एक जन्मजात सरकारी तंत्र के अंदर से रहकर भी अंग्रेज़ों की बनाई मशीनरी के अंदर घुसकर भारत को स्वतंत्र कराने का एक जो प्रयास हुआ, जिसको बाद में अंग्रेज़ों ने कहा भी हमें तो क्लर्क बनाने थे, हमें नहीं मालूम था कि अंग्रेज़ी पढ़ के हमारे ही इस तंत्र को उखाड़ने में ये सफल हो जाएंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो कार्य रहा है, सबसे छोटी उम्र के वाइस चांसलर बने, अंग्रेज़ों के राज में रहकर भी रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव के माध्यम से नोबेल पुरस्कार विजेता। उनकी इच्छा थी कि क्या हमारे देश में मातृभाषा में भी पढ़ाई हो सकती है, क्या मातृभाषा में कन्वोकेशन हो सकता है, दीक्षांत। मुखर्जी ने उनकी उस इच्छा को पूरा करने के लिए उस समय की सरकारों के माध्यम का भी प्रयोग करके एक बंगला भाषा के अंदर कन्वोकेशन करा दिया कलकत्ता विश्वविद्यालय का, जिससे रविंद्र बाबू बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े मन से आशीर्वाद दिया कि श्यामा बाबू, तुमने तो वो काम कर दिए जो मैं करना चाहता था, परंतु अब मैं बूढ़ा हो गया। तो ऐसे डॉक्टर मुखर्जी आगे बढ़े। किस बात पे मतभेद हुआ? बंगाल उस समय का अनडिवाइडेड बंगाल में भी मुस्लिम पॉपुलेशन लगभग 40% है। वहाँ की असेंबली के चुनाव में भी कांग्रेस बाकी सब जगह ले गई थी मेजोरिटी देश में, केवल वहाँ रह गई तो एक स्टेट और थी। परंतु डॉक्टर मुखर्जी ने कांग्रेस में रहते हुए एमएलसी बने जी। वहाँ नीतियों में उनको लगा कि ये रोक नहीं पा रहे मुस्लिम तुष्टीकरण को, तो वहाँ से इस्तीफा दिया, फिर से निर्वाचित हुई और एक ऐसा गठबंधन बनाया जिससे मुस्लिम लीग की मानसिकता को पराजित करने के लिए जो
तो लिबरल मुस्लिम थे, अच्छे राष्ट्रभक्त लोग थे, उनका एक दल बनवा दिया। सर, डॉक्टर मुखर्जी हिंदू राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के गॉडफादर माने जाते हैं, तो आपका जो न्यास है उसमें आगे क्या कर रहा है? एक तो मैं समझता हूँ एक इमेज बिल्डिंग जो एक है, डॉक्टर मुखर्जी ट्रू पेट्रियट थे। वो ऑर्थोडॉक्स हिंदू नहीं थे, जबकि उनके परिवार के 4 पीढ़ी पूर्व तक पुरोहित करते थे। उनके दादा डॉक्टर बने अंग्रेजों के टाइम में, परंतु वो लिबरल होकर हिंदुत्व का मॉडर्न वैज्ञानिक पक्ष रखना चाहते थे, रखा उन्होंने। जी। हिंदू महासभा के अध्यक्ष वीर सावरकर के आग्रह पर बने, और बनने के बाद उसको कोशिश की बहुत। उसके लिए मेरी जो पुस्तक है वो पढ़नी चाहिए लोगों को, नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापी है, एक वॉल्यूम इन्हीं चीज़ों पर है। उन्होंने जो किया कि उन्होंने देश के अंदर विभाजन रोकने की कोशिश की, बंगाल का विभाजन करने में मदद की। उल्टा लगेगा थोड़ा, अदरवाइज पूरा बंगाल अंग्रेज़ों की साजिश से जो पाकिस्तान में जा रहा था, उन्होंने उसमें से आधा बचाने में भूमिका बहुत बड़ी है। नए रूप से उसका जब लोग लिखेंगे इतिहास, ये बात आएगी। इधर से पश्चिमी पाकिस्तान जो बना, क्या कारण था? इस्लाम एक जोड़ने वाली शक्ति थी, परंतु डॉक्टर मुखर्जी ने काजी नजरुल इस्लाम और बाकी जो पढ़े लिखे विद्वान कवि थे उन सबको जोड़े रखा और बांग्ला भाषा को प्रोत्साहन दिया, जिससे पाकिस्तान टूटने का कारण भाषा बनी। और आज जो बांग्लादेश है वो केवल भाषा के नाम पर पाकिस्तान से अलग। कितना बड़ा काम है कि उस समय जो बीज डाले हुए उसके फल मिल गए 1971 में, कि आज पाकिस्तान टूट गया। पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा बांग्लादेश है और दोनों की आपस की टकराहट है। बांग्लादेश आज हमारा मित्र राष्ट्र है और मोदी जी ने तो मित्रता को इतना आगे बढ़ा दिया कि आज रेलगाड़ी पहले में एक आध चलती थी, अब कई जो बीज की बात कर रहे हैं, जो अनुच्छेद 377 है वो मोदी जी ने हटा दिया, उन्हीं बीज को उन्होंने आगे पोषित किया। अगर सही ढंग से बातचीत की जाए तो डॉक्टर मुखर्जी में कई घंटे चाहिए। वो मंत्री बने, गांधी जी ने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे काम किए। मैं उनमें सबसे अच्छा काम मानता हूँ अंबेडकर को और मुखर्जी को, और एक तीसरे थे साउथ के जो षणमुगम। उनको नेहरू के ना चाहते हुए नेहरू मंत्रिमंडल में स्थान दिलाया। वो फाइनेंस मिनिस्टर बने साउथ वाले। डॉक्टर मुखर्जी के आज जो उनके पास विभाग था उद्योग और आपूर्ति, आज उसके 14 विभाग हैं। वो काम ये वो अकेले करे थे, 14 मंत्री करते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर का सबको मालूम है, इस देश को संविधान का ये रूप देने में उनका बड़ा योगदान है। और उन्होंने कहा था जो संविधान बनाया है इसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो ये संविधान फेल हो जाएगा। ये अंबेडकर ने कहा। तो गांधी जी ने कितनी दूर की सोची थी। दुर्भाग्य कि गांधी जी 30 जनवरी 48 को 6-7 महीने भी नहीं हुए थे, उनका जिस प्रकार से उनकी हत्या हुई जघन्य थी, जिसके कारण से राष्ट्रवादी शक्तियों के ऊपर बहुत बड़े प्रहार हुए और नेहरू जी को स्वच्छंदता करने का मौका मिल गया। परंतु मुखर्जी ने जो काम किए, आज जो हम कहते हैं मेक इन इंडिया, पहला मेक इन इंडिया क्या हुआ? इस देश में क्या कहते थे नेहरू जी के चमचे, आज भी कहते हैं, इस देश में सुई भी नहीं बनती थी। डॉक्टर मुखर्जी ने 12 महीने के अंदर रेलवे इंजन, चितरंजन लोकोमोटिव जिसको बोलते हैं, वहाँ पहला रेलवे इंजन बनाकर देश को समर्पित किया और दिया कि इनको दीनबंधु चितरंजन दास की श्रीमती को भेंट किया। जी जी। उन्होंने इस देश में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, केमिकल लेबोरेटरी, जितने रिसर्च के काम हैं सारे प्रारंभ किए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सर, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो काम शुरू करे और जो उनकी विचारधारा थी, उसमें मोदी सरकार, मोदी जी का और अटल बिहारी वाजपेयी जी का कितना योगदान रहा और उसको कितना उन्होंने बढ़ाया आगे? ये मैं कहूँगा एक सुखद संजोग है कि बाई चांस 18-20 लोगों को मिलकर डॉक्टर मुखर्जी ने लोकसभा में विपक्ष का एक मोर्चा बनाया, उसका नाम भी एनडीए था। फुल फॉर्म में थोड़ा अलग था परंतु एनडीए था जी। अघोषित रूप से विपक्ष के नेता बने और उन्होंने उस समय कश्मीर को पूर्णतः विलय कराने के लिए जो प्रयास प्रारंभ किए
जिसके कारण उनका आज के दिन 23 जून को रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हुई कश्मीर में, जिसका आज तक कोई भी कारण नहीं बता पाए। जो आदमी बिल्कुल सकुशल रेल से गए हों और 10-12 दिन बाद अचानक कोई खबर दे दे कि उनका हार्ट अटैक हो गया। उनकी माँ ने भी चिट्ठी लिखी नेहरू को। बंगाल में बड़े आंदोलन भी हुए, परंतु जो रहस्य में शामिल हैं शेख अब्दुल्ला और नेहरू, मैं तो उनको एक ही परिवार मानता हूँ। वो रहस्य है, परंतु मात्र 2 साल की राजनीतिक आयु थी जनसंघ की। उनके बताए हुए रास्ते पर हम चले। क्या था पहला? धारा 370 हटवाएंगे, जिसके लिए उन्होंने प्राण दिए। जी जी। कॉमन सिविल कानून लागू होंगे, जिस प्रकार से क्रिमिनल कानून लागू हैं, ये अंबेडकर जी ने लिखा हुआ है। संविधान के अंदर लिखा है कि जितना जल्दी हो सकेगा उतना कॉमन सिविल कोड हम लागू करेंगे। ये उसके प्रस्तावना में भी है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी है। उन्होंने कहा था इस देश में गाय हत्या पर प्रतिबंध हो, संविधान में लिखा हुआ है। लागू कम करेंगे, ये नहीं लिखा। तो मैं समझता हूँ उनके कामों को आगे बढ़ाने में जनसंघ ने अपना जीवन दिया। बांग्लादेश बनवाने का उनकी जो इच्छा थी वो 71 में इंदिरा जी के माध्यम से हुई। वो एक भारत चाह रहे थे। सिक्किम का मिलना भारत के अंदर एक बहुत बड़ा अच्छा कारण बना। खुद डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने कहा कि नेपाल भी भारत के अंदर उस समय मिलना चाहता था, परंतु नेहरू जी ने उसको नहीं मिलने दिया। तो उन सब चीज़ों को ठीक करने का काम जो मुखर्जी ने सोचा था वो काम जारी रहा। अटल जी ने उस काम को आगे बढ़ाया। 5-6 साल के अंदर कई चीज़ें वो की, जिसके अंदर सबसे बड़ा था परमाणु बम का अपना निर्माण और उसको रिकॉग्नाइज कराना। ये उस समय एटॉमिक एनर्जी कमीशन डॉक्टर मुखर्जी ने बनवाया था। मेघनाथ साहा के माध्यम से कलकत्ता में रिसर्च शुरू करा दी थी, और होमी भाभा को भी आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था, जो इस देश में एटॉमिक एनर्जी के जनक मैं मान सकता हूँ। उन्होंने सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिलाने में मदद की। वो जो 22,000 का उस टाइम आता था ऑप्टोमीटर, वो नहीं था भारत में, बिरला जी से दान दिलाए लेके आए जो समय। तो उनकी बहुत दूर की सोच थी। उनके जो दीक्षांत भाषण है दिल्ली विश्वविद्यालय में भी, BHU में भी, सब जगह उनके जो 10-12 है वो सब रिकॉर्डेड है मेरी पुस्तक में। उनको पढ़ने से आज की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आपको लगता है जो आज लागू हो रही है, उनको पढ़े और ये पढ़ें। 90% वो चीज़ें हैं जो उस समय गांधी जी की सोच थी। मुखर्जी ने उसकी वो सारी लिखित में काम किया था, वो आज लागू हो रहा है। इसके माध्यम से 5 साल बाद देख रहे हैं इस देश में क्या परिवर्तन होने वाला है। क्योंकि अभी तक तो मैकाले की शिक्षा के माध्यम से गुलाम मानसिकता के लोगों को हमने 75 साल बनाया है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस देश के अंदर एक विधान करा दिया। कश्मीर का पूर्ण विलय हो गया। कॉमन सिविल मुझे लगता है इस साल के अंदर इसको हम लागू कर पाएंगे। समर्थ भारत बने, उसके लिए आज हम हर चीज़ में, एक चिप के कारण हमारी प्रोडक्शन रुक गई थी 21-22 में। कल वो समझौता भी कर दिया कि हमारे अंदर सेमीकंडक्टर और चिप बनेंगे, जिसमें फॉक्सवैगन अनिल अग्रवाल प्लस माइक्रोन के मिस्टर संजीव। कितना बड़े काम हो रहे हैं, किस स्केल पे हो रहे। रेलवे का उन्होंने एक इंजन बनाया था, आज वंदे भारत ट्रेन 500 हो जाएंगे अगले साल के अंदर। आज स्पीड एवरेज 40 किलोमीटर स्पीड थी भारत की ट्रेन की, आज वो 80 पे पहुंच गई। बुलेट ट्रेन सपना जो था मुझे लगता है 2024 के अंत तक अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलेंगी। मेट्रो ट्रेन जो दिल्ली में हमने अटल जी ने शुरू किया था पहला, आज वो देश के लगभग 20 शहरों में मेट्रो का काम चल रहा है। अटल जी, मुखर्जी, मोदी आखिर एक ही सोच के लोग हैं, एक परिवार के नहीं हैं। एक सोच के हैं और ये सोच जारी रहेगी। व्यक्ति बदल सकते हैं, पीढ़ियां बदल सकती हैं, पर सोच राष्ट्र के प्रति इंडिया फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, इसको लेके चलने वाले लोग जहाँ भी होंगे आज विश्व में छाए हुए हैं। और छाएंगे क्यों नहीं। आज हम विश्व की 3 बड़ी आर्थिक महाशक्तियों में शामिल होने जा रहे हैं। अब कितना बड़ा काम। विद्या, वित्त और विकास, इसके पर्याय थे डॉक्टर मुखर्जी। आप
इसको कैसे बताया गया है? विद्या ददाति विनयम। जी फिर विद्या से चाबी है, की है। जी अब चाबी खोलेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे, सारे रास्ते खुलेंगे। इसलिए उन्होंने क्या जोर दिया, पहले शिक्षा पर। मातृभाषा में शिक्षा होगी, जल्दी समझ आएगी, जो मेडिकल में भी पिछले साल शुरू हुई, इंजीनियरिंग में भी। तो ये सब वो जो की फैक्टर थे, जो एसेंशियल्स थे, वो लागू होते जाएंगे तो विद्या से वित्त तो अपने आप आएगा। जब आप कुशल हो जाएंगे, स्किल्ड हो जाएंगे, दिमाग आपका तेज होगा और हाथ आपका काम करे, तो प्रोडक्शन होगी। प्रोडक्शन होगी तो गरीबी दूर होगी। आज भारत के अंदर ढूंढने चले जाओ लेबर करने वाले लोग, यदि बिहार में लालू नीतीश ना हो तो पूरे देश को लेबर नहीं मिलेगी। आज ये स्थिति, हाथ का काम करने वाले गुलमर्ग जाके देखो तो बिहारी काम करता मिलता है, तमिलनाडु में जाके देखो क्यों? क्योंकि बिहार में यदि संपन्नता आ जाएगी तो वहाँ से भी लोग मिलेंगे जी। वेजेज अपने आप बढ़ेंगी, वेजेज बढ़ेंगी तो गरीबी अपने आप दूर होगी। मिनिमम वेजेज आज यदि बिहार में अभी भी 8,000 रुपये आदमी काम करता है और दिल्ली में 18,000 हो, तो दिल्ली आएंगे वो लोग, फिर वहाँ काम मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। जी। शिक्षा का प्रसार आज मैं समझता हूँ 12वीं तक पढ़ने वालों की संख्या नई पीढ़ी में लगभग 90% तक हो गई है। भारत के अंदर आज लगभग 1,000 विश्वविद्यालय हैं। IIT जो नेहरू जी ने शुरू किए थे 5, आज शायद 17-18 हो गए। IIM बढ़ रहे हैं। एम्स जो सुषमा जी ने जो सपना देखा था कि 1 से 15-16 करने का, वो आज लगभग इस स्थिति में हम आ गए हैं। सबको स्वास्थ्य मिले, 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा मिल जाए 5 लाख रुपए तक साल का, कोई नहीं सोच सकता था। शौचालय के लिए बाहर ना जाना पड़े माँ बेटी बहन को, हम तो नहीं सोच पा रहे थे 7-8 साल पहले, आज हो गया। आपकी नज़र में मुखर्जी साहब को कैसे मानते हैं आप? एक महामानव थे जो भगवान कभी कभी भेजता है कुछ लोगों को कुछ विशेष काम करने के, और अपना काम करके वो लोग जल्दी चले गए। दीनदयाल जी भी 50-52 साल में चले गए। डॉक्टर हेडगेवार साहब जिनका कल पुण्य दिवस था, वो कुल कितने जिए? 50-51 साल। अच्छे लोगों को सुभाष चंद्र बोस डॉक्टर हेडगेवार से मिलने गए थे 1940 में, जब वो लगभग बेहोश हो गए थे। जो सुभाष के माध्यम से करना चाह रहा था डॉक्टर साहब, वो फिर मुखर्जी के माध्यम से हो गया। तो एक भगवान की कुछ अपनी वो है रचनाएं, इसको केवल वो जानता है। परंतु इस देश का भाग्य उदय हो चुका है जी, जिसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उन लोगों में हैं जिन्होंने अपना जीवन भी दिया, और जितना जीवन जिया जी वो भी राष्ट्र के लिए जिया। और आज उनके फॉलोअर मेरे जैसे लोग, अनेकों करोड़ों लोग जी आज भी राष्ट्र सेवा में देश में भी लगे हुए, विदेश में भी लगे हुए। और एक सच्ची श्रद्धांजलि ऐसे महामानव को यही है कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए हम अपनी भारत भूमि को, उस भारत माँ को ऊंचे सिंहासन पर बिठाएं, जो स्वामी विवेकानंद का सपना था, जो रविंद्रनाथ टैगोर का था, बंकिम चंद्र चटर्जी का था। बंगाल ने हज़ारों सपूत दिए हैं, लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। आज उस बंगाल की स्थिति भी सुधरे, यही भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। विनम्र श्रद्धा सुमन में डॉक्टर मुखर्जी के श्री। धन्यवाद सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। सांस चली गई लेकिन सुबास रह गई, माने सांस निकल गई लेकिन उनकी जो खुशबू है वो निरंतर आगे बढ़ती जा रही है, और वो खुशबू हमारे युवाओं में, हमारे देश के लिए हमेशा लाभदायक ही रहेगी। इसके साथ ही मुझको दीजिए अनुमति, अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को आप कीजिए लाइक, शेयर, और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए इसको सब्सक्राइब। नमस्कार, धन्यवाद।